हाँ जी, अगर मुझे किसी टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम। अच्छा मुझे बताइए, अगर देखिए पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक टेबल गिवन होगी और उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। चलिए, मुझे अगर ये देखना है कि जिस बच्चे का रोल नंबर 3 है केवल उसका सारा डेटा देखना है, तो क्वेरी क्या होगी बताइए जी। सर हाँ बोलो, कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो कि गलत बोलोगे सही बोलोगे, आप बोलो। सर जिसकी भी चाहिए होगी सर उसका सेलेक्ट फ्रॉम लिख देंगे, फिर उसका नाम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा, लेकिन मुझे चाहिए केवल रोल नंबर 3 का डेटा। तो सर उसका ही रोल नंबर। क्या लिखूं आगे बताओ। अगर इतना लिख के चलाऊंगा तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड एज इट इज प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लगाना है वेयर क्लोज, WHERE, वेयर ROLLNO, रोल NO इक्वल्स टू 3। जिसका रोल नंबर 3 हो मुझे उसका रिकॉर्ड दिखाओ केवल। तो ये हमारी वेयर क्लोज के साथ में क्वेरी लगेगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा। इतने का मतलब हुआ कि माई डेटा से सारा रिकॉर्ड दिखाओ, लेकिन यहाँ पे वेयर लगाया तो ये हो गया वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, यानी कि जिसका रोल नंबर 3 है केवल उसका डेटा दिखाओ मुझे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो मैं आप लोगों के साथ में एक दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशंस बनाए थे ना। यस सर, बनाए थे। तो उससे आपको और इजी समझ में आएगा, ध्यान में आएगी चीजें। ये PDF सबके पास है ना? यस सर। यस सर है। यस सर। चलिए पहले मैं क्वेरी वाला पार्ट से क्लियर कर देता हूं आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बेटे, मैं शुरू से आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मैंने, विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा। अगर आपको स्पेसिफिक डेटा देखना है तो कौन सा क्लॉज लगाते हैं? वेयर क्लॉज लगाते हैं। वेयर, ऑर्डर बाय क्लॉज, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डर बाय यूज होता है किसी भी रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए। यानी कि जो माई सीक्वल में आप ये डेटा देख रहे हैं, आपको ये टेबल नजर आ रही है? यस सर। सर। मान लो यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा। अगर अभी आप देखिए यहाँ पे एस नेम जो है वो साहिल कुमार, दीप सिंह और गीता का आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो पहले जो एंट्री है वो दीप सिंह की आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय एस नेम। अगर आप केवल इतना लिखते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लगाते, केवल सिंपल लिखा ऑर्डर बाय एस नेम, तो देखिए क्या होता है। आप पहले दीप सिंह, फिर गीता और फिर साहिल कुमार, यानी नेम के अकॉर्डिंग उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। एस नेम केवल इतना लिखा। अगर ASC लिखते हैं तो भी यहाँ पर यही काम होगा, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा प्रिंट होगा। अगर ASC की जगह DSC लिखते हैं, तो DESC लिखते हैं तो डेटा फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। अगर आपने सिंपल ऑर्डर बाय लगाया तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर बाय के बाद में ASC लिखा तो भी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर आपने ऑर्डर बाय के बाद DESC लिखा तो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। कोई डाउट? नहीं सर, समझ गया। अब यहाँ पे एक टेबल दी है, ये है कंसीडर द कस्टमर टेबल। अब ये कस्टमर नाम की एक टेबल है, आप सबको नजर आ रही है ये टेबल बेटा?
यस सर। यहाँ पे आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी ये फील्ड है और ये उसका डेटा है। अब मान लीजिए क्वेरी आई। अब क्वेरी बेटा ये है, देखिए ये क्वेरी लिखी है, अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इक्वल्स टू पुणे वेयर आईडी इक्वल्स टू 6। कोई बताएगा इस आईडी को आपको, इस क्वेरी को देख के मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो 6 वाली आईडी सर उसका एड्रेस अपडेट हो गया है। तो आपको सिंटैक्स ध्यान में रहेगा, क्या लिखना है सिंटैक्स? यस सर। अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं तो अपडेट क्वेरी लगती है। दो क्वेरी है ना, डीडीएल और डीएमएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस, देखिए क्या लिखा है, पहले लिखी अपडेट, क्या करना है, कस्टमर्स, टेबल का नाम है कस्टमर्स, कस्टमर टेबल में अपडेट करना है, क्या करना है भाई, उसने कहा सेट करो एड्रेस, क्या एड्रेस सेट करो, पुणे। किसका करूं एड्रेस, पुणे। अगर इतना लिख के चलाया तो क्या होगा, यहाँ तक लिखेंगे तो सबका बदल जाएगा, का एड्रेस सबका पुणे बदल हो जाएगा जाएगा। अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के किसी फील्ड के अंदर डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है वो क्वेरियां बताई। अब ये अपडेट होने के बाद में यहाँ देखिए 6 नंबर की आईडी पे पुणे हो गया है। अब आता है डीडीएल और डीएमएल। ये क्वेश्चन कॉमन लगता है मुझे, जो आ सकता है पेपर में। DDL is a data definition language which is used to define data structure। जिस टेबल कमांड से, जिस क्वेरी से टेबल को डिफाइन किया जाता है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, उन्हें हम DDL क्वेरीज कहते हैं। जिसके अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ये दोनों क्वेरी आती हैं, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल। तो ये क्या है, SQL की DDL कमांड्स है। जबकि जब टेबल के डेटा पे काम होता है तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये क्वेरी काम करती हैं, जिन्हें हम DML क्वेरीज कहते हैं। और अगर पूरा 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है 4 नंबर में क्वेश्चन कई बार ये आता है। तो ये जो मैंने अभी आपको टेबल दिख रही है टेबल, ये आपको यस सर। यस सर। अच्छा, जितना मैंने बोला उतना समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है, बताते चलो जरा। सर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इट स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक लाइन तो ये होगी। हालांकि इससे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, अगर तुम प्री बोर्ड में लिख के आओगे मैं नंबर काट दूंगा, इसके नंबर नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें सॉलिड पॉइंट लिखने पड़ेंगे, भले ही मैंने आंसर स्कीम में दे रखे हैं। सॉलिड पॉइंट ये है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड कैन बी यूज्ड टू डिफाइन सम कंस्ट्रेंट एज वेल। DML में ये लिखना पड़ेगा, इट इज यूज्ड टू ऐड, रिट्रीव और अपडेट द डेटा। ये लाइन भी लिखनी है, बोर्ड में तो लिखनी है, लेकिन प्री बोर्ड में इसके नंबर नहीं दूंगा मैं आपको, अगर आपने केवल इतना लिख के छोड़ दिया तो। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। सॉलिड पॉइंट चाहिए, टू द पॉइंट आंसर चाहिए, स्मार्ट आंसर चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल और क्या क्या है भाई, अचीवेबल। अचीवेबल। आर से क्या था, रियल टाइम। उसके बाद इट बेसिकली डिफाइंस द कॉलम ऑफ द टेबल। ये बेसिकली टेबल के कॉलम को डिफाइन करने के काम आती है, और ये टेबल के अंदर डेटा को ऐड या अपडेट करने के काम आती है। इट डजंट हैव एनी फर्दर क्लासिफिकेशन, जबकि इसके अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। बेसिक कमांड लिख दी, क्रिएट, ड्रॉप। सर ये कितने नंबर का आ सकता है? क्या बेटे, ये कितने नंबर का आ सकता है, मतलब 4 डिफरेंस? नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है। और सर पॉइंट कितने लिखने हैं मैं उसके हिसाब से? जितने पॉइंट ये तुम्हें टेबल में नजर आ रहे हैं सारे लिखने, पूरे नंबर दूंगा मैं तुम्हें। कोई डाउट? नो सर। नो गुस्सा आ रहा हो तो कोई बात नहीं, गुस्सा पी लेना, दिमाग में बस याद करना डेफिनेशन। ये भी एक अच्छा चार्ट है, इस चार्ट को दिमाग में बिठा लो। इसके लास्ट के 3 पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, DCL, TCL, TQL छोड़ दो, लेकिन DDL और DML पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में DDL और DML है।
क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। ट्रंकेट तुम्हें पढ़ाई नहीं गई, लेकिन क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर मैंने तुम्हें कराई है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक एग्जांपल भी लिखा है। अगर कोई टेबल बनानी है तो क्या लिखना है, देखिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। बेटे 4 नंबर के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन अलग था डीडीएल और डीएमएल का, 4 नंबर का क्वेश्चन और सुन लो। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेरी बोली जाएगी, क्वेरी करके दिखानी होगी। देखिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई जा रही है, जिसमें नेम एक फील्ड है, वेयर केयर उसका डेटा टाइप है, 20 उसका साइज है। तो ये वेयर केयर 2 लिखा है, कंफ्यूज मत होना। आप वेयर केयर लिखोगे, केयर लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे आपको कॉपी में पूरे। चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं बता रहे तो। वेयर केयर और केयर दोनों डेटा टाइप होते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस। जब हमें कोई टेक्स्ट चाहिए होता है तो हम या तो कैर यूज करते हैं या वेर कैर यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जी कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है। कैर कहते हैं फिक्स लेंथ वैल्यू और वेर कैर कहते हैं वेरिएबल लेंथ वैल्यू। ज्यादा डीप में मैं उसके लिए आज अभी इस क्लास को ओवर होने के बाद में कुछ लिंक शेयर करूंगा, उन लिंक्स को भी मोटा मोटा देख लेना, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। कैर के अंदर वैल्यू फिक्स हो जाती है, वेर कैर में वेरिएबल लेंथ होती है, जितनी जरूरत होती है उतना यूज करता है, बाकी मेमोरी में रिलीज कर देता है। ठीक है बेटे। यस सर। आगे डीओबी डेट टाइप का डेटा स्टोर होता है। अच्छा किसी को बताया मैंने डेट टाइप समझाया था, डेट में डेटा कैसे स्टोर होता है। DDMM YYYY। हाँ इसी का उल्टा कर दो, YYYY-MM-ED। डेटा सर ऐसे पहले इंसर्ट टेबल के एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे भी उसके बाद फॉर्म कैसे विजार्ड के थ्रू बन जाता है, ये सब चीजें यहाँ बताई गई हैं, तो इसका आप यूज कर सकते हैं बेटे। अब मैं आप लोगों के साथ में सीबीएसई का सैंपल पेपर शेयर कर रहा हूँ। यस सर। प्री बोर्ड Yes, का sir. पेपर तो आप लोगों ने दे ही रखा है। अब मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर बता देता हूँ, एक बार मार्किंग स्कीम के साथ देख लेते हैं। नो सर। नो सर। फोकस आ रही करो। है। आ रही सर। चलो अब आ रही है। देखो, ऑब्जेक्टिव में कुछ बताने की जरूरत है, समझ लोगे ऑब्जेक्टिव। समझ लेंगे सर। ठीक है, सर मेन बता दो, वो 2 मार्कर। हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं सब्जेक्टिव। देखिए पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता है कि जो सर मैं 10 बताऊं। नंबर, हाँ ये लिखे हुए हैं वैसे तो, पर आपकी समझ, आपके ध्यान में आना चाहिए चीजें। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर सब लिखे हुए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो सिर्फ वो बताना, क्योंकि आंसर भी सामने लिखा हुआ है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है। किसी ने सीबीएसई का सैंपल पेपर आप सबके पास में है, प्री बोर्ड पेपर है। देखिए अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक की बात होती है तो आप ये डेफिनेशन ना फिलहाल के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं भी समझ में आ रही है तो भाई इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो डेफिनेशन को। समझने के लिए अगर आप और टाइम दे सकते हैं तो फिर मैं जो लिंक भेजूंगा उस लिंक पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे केवल हाइपरलिंकिंग की बात हो रही है। रिलेटिव हाइपरलिंक में लिंक चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में लिंक हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर डेस्टिनेशन चेंज हो गई है तो लिंक वही रहेगा, उस लिंक पे काम नहीं होगा। ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक करता है। देखो लिखा है an absolute hyperlink will stop working only if the target is moved। अगर टारगेट मूव हो चुका है तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक अपना काम करना बंद कर देगा, जबकि रिलेटिव हाइपरलिंक में स्टॉप वर्किंग तो होगी लेकिन वो सोर्स टारगेट की जगह दूसरे टारगेट के साथ में चेंज कर लेगा उसको। तो ये मेन डेफिनेशन है इसकी, प्राइमरी की और फॉरेन की में डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक है, सीबीएसई के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। आप ये लिखेंगे और आपको ये समझ में भी आएगी। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। अभी आपके पास में सैंपल पेपर होगा, लेकर के बैठे हैं तो बताइए कोई क्वेरी है तो। हाँ जी क्लास बताइए। सर व्हाट इज सिनेरियो और गोल सीक में डिफरेंस बता दो एक बार। वेरी गुड, सिनारियो और गोल सीक। चलिए सिनारियो देखते हैं और गोल सीक देखते हैं।
ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है सर। देखिए, scenarios are a tool to test what if questions. Each scenario is named and can be edited and formatted. सिनारियो में गोल सीख की तरह काम होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स के बिहाफ पर होते हैं। एक रिजल्ट नहीं होता इसमें, मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं और इन मल्टीपल रिजल्ट्स को सेव किया जाता है अलग अलग सिनारियो का नाम दे करके। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, ईच सिनारियो इज नेम्ड, हर सिनारियो का नाम होता है, and can be edited and formatted separately. When you print the spreadsheet, only the content of the currently active scenario is printed. और जब आप प्रिंट करते हैं रन टाइम पे सेलेक्ट किया हुआ होता है। मैंने इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आपकी क्लास में भी explanation होगी कि सर जब आवाज नहीं आ रही। आपकी क्लास में भी एक्सप्लेनेशन हुई थी। आवाज आ रही है? यस सर। सर आ रही है। आपकी क्लास में भी एक्सप्लेनेशन हुई थी कि जब मल्टीपल रिजल्ट्स पे काम होता है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ 1,500 रुपए। तो अगर भाई मैं कहता हूं कि भाई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना मेरा जो इंटरेस्ट है कितना कैलकुलेट होगा। अब ये क्या हुआ, 10,000 पे इतना 1,500 रुपए आया, 15,000 पे इतने आया, तो आपने क्या किया, अलग अलग सिनारियो सेव कर लिए नाम बना करके और एक एक करके आपने क्वेरीज यूज करी, तो ये बन गया सिनारियो। गोल सीक में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल पे काम होता है। यहाँ देखिए गोल सीक के बारे में क्या लिखा है, usually you run a formula to calculate a result based upon existing values by constant. Using goal seek option under tool menu you can discover what value will produce the result that you want. इसमें फ्यूचर की assumption को पूरा किया जाता है कि अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ब्याज 1,500 रुपए आ रहा है। 10,000 रुपए का ब्याज 1,500 रुपए कब आ रहा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि मुझे 2,500 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। अब अगर प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 की 10,000 ही रहती है, कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट अपनी? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दोबारा समझिए, एक आउटपुट को गेट करने के लिए, एक रिजल्ट को पाने के लिए किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या उसकी वैल्यू बदलेगी, ये बदलने का काम गोल सीक का है। अगर 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 3% रेट है और उसका सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपए कैलकुलेट होता है, मोटा मोटा दिमाग में बिठा लो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 1,500 रुपए। अब क्वेश्चन ये है, अगर मुझे 2,500 रुपए ब्याज की चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यस सर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए गोल सीक काम करेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें रिजल्ट चाहिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी वैल्यू में कितने चेंजेस करने पड़ेंगे उसे गेट करने का काम गोल सीक का है। देखो क्या लाइन लिखी है, यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए वो कैलकुलेट करने का काम गोल सीक का है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो क्लास का टाइम भी लगभग हो गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल का एग्जाम सबका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सर। और कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे आप कर लेना कॉल 10-11 बजे तक भी आज, बाकी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है? ओके सर। सर चलिए बेटे, ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।